वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अभी जब हम पहला सेगमेंट अपना कर रहे थे, रानिया आपा मौजूद थी तो एक कॉलर आई थी और उनकी आवाज़ से हमें लग रहा था कि वो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आवाज़ पे भरोसा ना करें क्योंकि आवाज़ जो है वो अक्सर धोखा देती है। और ये मैंने क्यों कहा इस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में प्रोग्राम के किसी हिस्से में। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ आप लोगों से कि आज आवाज़ की दुनिया का एक ऐसा सितारा हमारे साथ मौजूद है जिसने यकीनन एक बहुत अहम किरदार किया है लोगों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाने की। जहाँ स्क्रीन के ज़रिए हम आपको वीडियो और ऑडियो के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस दे रहे होते हैं, अपनी सोसाइटी में अपना एक किरदार अदा कर रहे होते हैं, वही जो आवाज़ है, कहते हैं ना, जो वही उतरी थी तो वो आवाज़ के ज़रिए थी। तो ये जो आवाज़ें हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं इंसानी ज़िंदगी में। और रेडियो पाकिस्तान का आगाज़ तो 14 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन उसके बाद 95 में जो है उस रेडियो को थोड़ा सा रिवाइव किया गया, उसमें तब्दीली लाई गई, उसमें जिद्दत लाई गई और FM का आगाज़ किया गया। तो आज जो मेरे मेहमान हैं वो पायनियर हैं ब्रॉडकास्टिंग के, FM के 1995 से इन्होंने ज्वाइन किया और अब तक माशाल्लाह से उसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं। ये इनकी वफ़ादारी भी है, इनकी सिंसियरिटी भी है अपने काम से। इसके साथ साथ जर्नलिज्म से भी इनका ताल्लुक़ है, एक्टिंग भी करते हैं, प्रोग्राम्स को भी होस्ट करते हैं, अनाउंसर भी हैं। सो मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह। वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अजमल शोबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजमल साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? कुछ प्रोग्राम्स आपके सुने, बड़ा अच्छा लगा सुन के, बड़ी भली आवाज़ लगी, कानों को अच्छी लगी। सो ये बताइए कि ये सफ़र जो 95 में शुरू हुआ, इसका आगाज़ कैसे हुआ? ये सोच क्या थी कि मुझे इस तरफ आना है? ये सोच असल में सना कहते हैं कि वो बहुत चीज़ें बचपन से होती, जहन में होती हैं। हमारे बचपन सुन के हम लाजिम बचपन में रेडियो को सुनते थे। मतलब रेडियो को सुनने का ये था कि पहले रेडियो में माशाल्लाह बड़े बड़े रेडियो होते थे, अम्मी उसको कवर ववर लगा के सजा के बड़ा रखती थी और बड़े उसके साथ हम उसको प्रोग्राम आ रहे होते थे। सुना करते थे अपने बचपन में? मैंने बहुत सारे, तलत हुसैन साहब को सुना मैंने, मतलब बहुत सारे लोगों, हसन शहीद मिर्ज़ा साहब को मैंने सुना माशाल्लाह। मतलब ये वो आवाज़ें हैं कि जो जिन आवाज़ों को सुनकर मुझे अपनी आवाज़ को बड़ा आसानी जाती मैच करने में। तलत हुसैन साहब का नाम लिया तो यहाँ हम तारिक अजीज साहब का भी नाम लेंगे, अंसार बज़मी साहब का भी नाम लेंगे और इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने सिंगिंग भी अपनी एज अनाउंसर भी और ब्रॉडकास्टर भी रेडियो पाकिस्तान से अपना आगाज़ किया और आज वो बड़े मजबूत और मुस्तहकम लोग हैं। आप देखें उस दौर से लेकर आज तक वो काम कर रहे हैं। असल में रेडियो बेसिक है। हाँ। आप मतलब टीवी पर अगर आना चाह रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं या उसके अलावा आप कुछ भी करना चाह रहे हैं तो रेडियो बेसिक है। ठीक है। मतलब जैसे कि हम पढ़ते तो हम पहली जमात से हमारी तालीम शुरू होती है, कायदे से शुरू होती है, तो ये बेसिकली ये है ही ऐसा। रेडियो से जो लोग निकले हैं वो आप देखें आवाज़ की दुनिया में बड़े मतलब शहनशाह रहे हैं और माशाल्लाह। अब हमारे जब उसमें फिल्म के आर्टिस्टों को लेते हैं, अदाकार मोहम्मद अली साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, ये तमाम लोग रेडियो हैदराबाद के हैं सारे और रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। उसके बाद फिर ये फिल्मों की तरफ आए। जब फिल्मों की तरफ आए तो उनकी आवाज़ में एक पंच मौजूद था। हाँ। एक मतलब उनको पता है कि अदायगी क्या होती है, ठहराव क्या होता है। पूरा आपको जब रेडियो पर होते हैं तो आपको अपनी आवाज़ से अपनी अदाकारी आवाज़ से करनी है, सदाकारी से अपनी अदाकारी करनी है, अपनी आवाज़ के एक्सप्रेशन से आपने लोगों को बताना है कि आपसे खुश हैं और लोगों को आप क्या मतलब उनको एंटरटेन कर रहे हैं तो उनको आप रुलाना चाह रहे हैं या हंसाना चाह रहे हैं। तो आपकी अपनी आवाज़ है। अब आप ये देखिए ना कि तस्वीर नहीं है कोई, लेकिन आपने आवाज़ के जरिए जो आप चीज़ बताना चाहते हैं उसकी आपने मंजर कशी करानी है, लेकिन अपनी आवाज़ के जरिए। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि आप किस तरह करेंगे, बट लोग इसको करते आए हैं और बड़े कामयाब रहे हैं। तो आप इंस्पायर्ड थे बहुत सारे रेडियो पाकिस्तान के अनाउंसर से, लेकिन वो कौन सा मोमेंट था जिस टाइम आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता हूँ, मुझे जाना चाहिए? कहाँ गए आप पहली बार, कैसे रेडियो का स्टार्ट किया? मेरा स्टार्ट तो असल में शुरू में जो हुआ वो मैं रेडियो FM पे आने से पहले मैं बहुत सारे काम करता रहा। अच्छा, मतलब रेडियो पाकिस्तान के लिए आपने मैं रेडियो पाकिस्तान पर मैंने मतलब बहुत शुरू में बज़्म तलबा किया। फिर उसके अलावा जो रेडियो पाकिस्तान से जो कमर्शियल प्रोग्राम, जो फीचर्स प्रोग्राम होते थे जिसमें कॉम्पेयर भी जो बाहर रिकॉर्ड होते थे, तो उसमें मतलब सीनियर जो रेडियो पाकिस्तान के कंट्रोलर रिटायर हो चुके हैं, निसार अहमद साहब,
उनके साथ जब वो प्रोड्यूसर थे उनके साथ मैंने बहुत सारे काम किया, जो वो रिकॉर्ड करके बाहर रिकॉर्ड करके फिर रेडियो पर चला करते थे। उसमें सदाकारी भी फीचर्स जो होते थे, सदाकारी भी उसमें करता था, उसमें कंपेयरिंग मेरी होती थी रेडियो में। तो मतलब रेडियो से वाबस्तगी मेरी तो इससे बहुत पहले से रही। फिर उसके साथ साथ मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो तुम ऑडियो कैसेट की तरफ क्यों नहीं आते। अच्छा, ओके। तो फिर वो एक दौर था कि वो कैसेट बिना का गीतमाला उससे बड़ी चलती थी। अच्छा, ओके, राइट। हाँ, बिना का गीतमाला, और उसमें आवाज़ जो वो रेडियो सैलून से अमीन सयानी साहब मतलब करते थे बिना का गीतमाला रेडियो सैलून से। तो उनकी आवाज़ को सुन के मैंने कहा यार अच्छा ऐसा कह रही है, आवाज़ तुम्हारी अच्छी है। तो याद है कुछ उसका कुछ हिस्सा जो जी, आपने मैं पहली बार बिल्कुल किया? आपको बताता हूँ कि वो जो मैं बोलता था उनकी तरह आवाज़ बनाकर, नमस्ते बहनों भाइयों, आपका भाई आपका दोस्त आपकी इच्छा के अनुसार उपस्थित करता है मनचाही गीतों से सजा कार्यक्रम बिना का गीत माला। राइट। अंदाज अपनाया वो क्या था? मतलब मैंने तो इसी अंदाज में, ये मेरी आवाज़ में, इसी आवाज़ में मैं बोलता था। मैं ओके। कैसेट में इसी आवाज़ में। अच्छा, लोग समझते थे शायद ये कैसेट जो वो इंडिया से आती है। हाँ। क्योंकि शुरू में कंपनी वालों ने कहा यार शोभी नाम नहीं बताना है, क्योंकि अंदाज ऐसा है कि हम इसको कैश करना चाहते हैं। अच्छा, ओके। तो फिर वो ये सिलसिला चलता रहा मेरा बहुत सारा। फिर एक वक्त हुआ कि मुझे नाम जो हिंदी नाम अनाउंस करना पड़ा, कहने लगे यार नाम भी बताना पड़ेगा, बहुत सारे डिमांड आती है। तो अच्छा, ये बताएं कि ये चीज़ें तो आपकी चलती रहीं, कैसेट्स का सिलसिला शुरू हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जब आपने एफएम ज्वाइन किया तो डू यू थिंक ये एक बड़ा अहम सवाल बनता है कि क्या ज़रूरत पेश आई कि एफएम को दुनिया में, मतलब एक आवाज़ की दुनिया जो प्राइवेट सेक्टर में इंट्रोड्यूस कराई जाए? जिस तरह हमारे पास पहले एक पीटीवी चैनल होता था, उसके बाद प्राइवेट चैनल्स का दौरा शुरू हुआ, इंडस आया, एसटीएन आया, और इस तरह की तमाम चीज़ें शुरू हुई। एफएम की ज़रूरत क्यों पेश आई? एफएम की ज़रूरत, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं जब ये सब कुछ कर रहा था तो मैं रेडियो भी सुनता था। अब मैं रेडियो पर, क्योंकि रेडियो पे जो सिस्टम एफएम पर है वो रेडियो पर नहीं होता था। रेडियो पर सिर्फ एक अनाउंसर होता था कि जी वो अब ये प्रोग्राम सुने, आप ये प्रोग्राम सुने, बस। मतलब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइव होता था तो वो कोई हालात या ज़रा सरकारी ऐसे प्रोग्राम होते थे, दौरे वो लाइव होते, वरना सब कुछ रिकॉर्डेड होता था, लाइव नहीं होता, सिवाय अनाउंसर के। ओके। तो मुझे बड़ा शौक रहा। मैंने कहा मैं जहन में ऐसा है कि मैं बोलूँ और लोग सुन रहे हों, मेरे जहन में रहा ये। तो मैं फिर वो मतलब ये काम करता रहा, रेडियो पे चलता रहा। और रेडियो पाकिस्तान पे भी मैं बहुत सारे ऑडिशन दिए मैंने। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान पर मतलब बाकायदा तौर पे अनाउंसर आने के लिए बेपनाह ऑडिशन, जबकि मेरी आवाज़ में चलती थी, सब कुछ था, मगर उसके बावजूद भी वो मुझे ऑडिशन में कभी कहें कि थोड़ा सा फर्क है। मतलब क्राइटेरिया आप कह रहे हैं वहाँ पे बड़ा सख्त था, आपको बड़ा मजबूत पुख्ता होना चाहिए था जब आपको रेडियो पाकिस्तान पे काम, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त था वहाँ पर। मैं बार बार जाता था, हर बार पता नहीं कितने बेपनाह ऑडिशन मैंने दिए थे वहाँ पर। तो वो इत्तेफाक से जब मैंने आखिरी ऑडिशन दिया वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे इंजीनियर साहब थे, एक बड़े सीनियर थे बेचारे, वो उन्होंने मुझे कहा कि शोभी बेटा आज तुम परफेक्ट हो, बिल्कुल आज तुम ओके है, आज इंशाल्लाह तुम्हें यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा और तुम ज्वाइन कर लोगे एज एन अनाउंसर। मैंने कहा चले आप सर कह रहे तो अल्लाह करे ऐसा हो। मगर वो जब मैं जो प्रोड्यूसर थे उस वक्त के, उनके पास गया तो उन्होंने फिर कोई ना कोई पख लगा दी। तो हमारे कुछ ये भी रहा है हमारे साथ ना, हमारी फील्ड में आपको बताया कि कुछ हमारे सीनियर्स कुछ ऐसे थे जो वो थोड़ा सा जूनियर्स को काटते भी हैं, आने नहीं देते आगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो नहीं। मैंने कहा वो अंदर मुझे, वो तो माशाल्लाह सीनियर, उन्होंने और कितने ऑडिशन किए, माशाल्लाह सीनियर 3 हैं जिनकी ज़िंदगी इससे गुजर गई है, रिकॉर्डिस्ट जो है। कह रहे हैं उनके कहने से क्या होता है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आज के बाद में पलट के दोबारा यहाँ कभी आऊँगा ही नहीं। अच्छा, तो मतलब वो मोमेंट था जब दिल दुखा के, जब दूसरे परफेक्ट कह रहे हैं तो ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा। तो वो मैं वहाँ से निकला। तो उस वक्त एफएम को जो अनाउंस हुए, मेरे ख्याल कोई एक हफ्ता ही हुआ होगा। और रेडियो पे मतलब इनका जो प्रोमो चल रहे थे कि जी अगर आप में इतना टैलेंट है, आप अपनी आवाज़ से लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपना शादाई बना सकते हैं और ये फलाना, तो आप आएँ, हम आपको मौका देते हैं। तो मैं अपने दोस्त के पास, वहाँ से रेडियो से निकल के मैं अपने दोस्त के पास गया, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में रिगल पे, उसके बैठा रहा। तो मैं, वो कहने लगा क्या हुआ, तो मैं बस मुंह से ऑल फॉल बकने लगा। मैंने कहा यार आइंदा आपने बोल क्या, आइंदा मैंने पलट के नहीं जाना है, बस छोड़ यार दफ़ा करो, यहाँ तो चमचेगिरी पर्ची चलती है, टैलेंट को नहीं देखता। कह रहा यार तू घबरा नहीं, तो खाना वाना खा, और ये नए चैनल अभी शुरू हुए हैं। अच्छा, एफएम अनाउंस हो रहा है रेडियो पे, ये देख सुन, उसमें बैक टू बैक म्यूजिक चल रहा है, प्रोमो चल रहा है, ये वो, तो और इस पर तू जाके ट्राई कर। मैंने कहा यार यहाँ भी वही होगा जाके। मैं जाऊँगा, चक्कर लगवाएंगे, फिर वो ये वो फलाना। कह रहे जाके ट्राई तो कर यार। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ गया, बाहर एफएम पर मैं लाइन लगी हुई थी वहाँ पर ऑडिशन के लिए। मैं उस कतार में मैं भी शामिल हो गया, और उस कतार में जब देने के बाद, लेकिन उस कतार ने आपको मंजिल पर पहुँचा दे, मतलब वो इसलिए कि पता है सनत, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके इरादे में, आपकी जुस्तजू में पुख्तगी अगर हो, आपका इरादा पक्का हो कि मुझे ये करना है, तो आप पहुंच जाते हैं मंजिल तक। मगर ये ज़रूरी नहीं कि नहीं पहुंचेंगे। मगर अगर आप बीच में खुद ही डामाडोल हो कि यार अच्छा चलो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ना सही,
तो फिर आप नहीं पहुँचते। हाँ, तो देखिए कितनी खास बात ये, इनकी पूरी स्टोरी आप तक पहुंचाने का मकसद मेरा ये था कि आपको पहले तो खुद पर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं परफेक्ट हूँ। अब खैर कोई भी ज़ात परफेक्ट नहीं होती, हर जगह पर इंसान को गुंजाइश होती है कि वो तब बेहतर रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम मैं दिल से कर सकता हूँ। जब मैं करता हूँ तो मैं ये जॉब समझ के नहीं करता, मैं इसको काम करने से मुझे खुशी महसूस होती है। तो आप ज़रूर उसमें आगे बढ़े रहें, उसमें जुटे रहें, इंशाल्लाह रब की तरफ से कामयाबी मिलती है। घर वालों की तरफ से ऐतराज़ नहीं हुआ कि तुम क्या रोज़ चले जाते हो, और ये पैसा था इतना कि अपने घर को, अपने आप को सपोर्ट की जा सके उस वक्त? नहीं, पैसा तो इतना नहीं था क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मैं जो है फिर घर में, मतलब मुझसे बड़े भाई थे, मैं दूसरे नंबर पर था, तो घर को सपोर्ट भी हमें करना था। मैं कॉलेज पढ़ता भी था और मेरी जॉब भी साथ साथ होती थी, मगर मेरा शौक़ था। तो मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे, मेरे साथ जो है वो कोऑपरेट किया। तो मेरी अम्मी कहती थी कम से कम इससे ये है कि इसके शौक़ से ये एक जगह तो रहेगा ना ये। हाँ। ये और फिर शौक़ बुरा भी नहीं था, क्योंकि मैं सबको अपना अपना टाइम दे रहा था, मैं जॉब भी कर रहा था, मैं पढ़ भी रहा था, सब कुछ था, साथ साथ था। तो बहरहाल वो जो ऑडिशन मैंने दिया, तो ऑडिशन दे के मैं ऑडिशन में दिया। आप देखें मतलब कुदरती बात है कि अल्लाह ने जब जो काम करना हो तो वो फिर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह जब चाहे तो, और देख लेता है कि इस बंदे को यहाँ पहुँचना है। और नसीब में आपकी मतलब शोहरत हो, जो भी हो, बदनामी, कुछ भी अल्लाह ने अगर लिख दी नसीब में, मिलनी जरूर है। वो दोस्त आपके लिए वसीला बने, वो वसीला बने, क्योंकि मेरा पुराना दोस्त था, वो मेरी फीलिंग को समझता था। क्या लगा, छोड़ यार, तू लानत बे, छोड़ा, जाने नहीं, बोल के आप जाने भी नहीं वहाँ पर, छोड़ा। तो जब आपने वहाँ FM में आप एंटर हुए, आपने वहाँ ऑडिशन दिया, तो उस वक्त उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? आप देखें ऑडिशन, सबके ऑडिशन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट का ऑडिशन हो रहा था। मैंने जब ऑडिशन देना शुरू किया तो मुझे बाकायदा तौर पर हमारे जो CEO थे उस वक्त और जो MD थे, वो टीम पूरी उठ कर आ गई थी और उन्होंने आकर मुझे कहा कि आप यूँ करें कि आप अब 1 घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दें। अच्छा। मैंने कहा सर, सबका ऑडिशन 5-5 मिनट का ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, और मैं 1 घंटे का प्रोग्राम, बाद में जवाब आपने वही देना कि जी वो अभी इंतज़ार करें, बाद में देखेंगे। कह रहे हैं यार आपको कहा है तो कर दें। अच्छा, मैं उनसे बहस कर, इस बात में बहस कर, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर रहा, आप 5 मिनट का ऑडिशन करें। तो फिर वो बहरहाल वो कह के चले गए। आसिफ गजाली साहब उसमें बड़ा मतलब हमारा ओपनर जो हमारी जो है वो हमारे शुरू के CEO जो हमारे साथ साथ प्रोग्राम भी करते थे, आसिफ गजाली, बड़ा मशहूर नाम है वो। तो वो गजाली साहब थे और दूसरे लोग थे, तो वो सब वो कह के चले गए। फिर जो इंजीनियर वहाँ बैठा था, वो बड़ा हमारा सीनियर इंजीनियर, बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, खालिद, तो होता था खालिद वहाँ पर, अब वो वहाँ नहीं होता। तो उसने कहा यार शोभी साहब, आप यहाँ पर आए हैं ऑडिशन देने के लिए, काम के लिए आए ना, तो अगर आपको ये कह रहे हैं तो आप कर दें, कर दें यार, आपको क्या हर्ज है यार, कुछ ना कुछ। लेकिन वो आपका दिल दुखा हुआ था ना, तो आपको यही था कि ना ये मेरे साथ जो है, फिर मेरे मैंने कहा अच्छा तुम कह रहे हो, तुम कह रहे हो, तुम्हारी वजह से कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो अब कहने का क्या करें? तो मैंने कहा यार यूँ करो, गज़लें निकाल दो। तो उसने 8-10 गज़लें निकाली, तो 1 घंटे का कंप्लीट प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड करवा दिया वहाँ पर, शुरू से मतलब कंप्लीट। अच्छा, जो आपने ऑडिशन दिया था, वो ऑडिशन यही ऑडिशन था, यही ऑडिशन था। फिर ऑडिशन नहीं हुआ, फिर मैंने वो कंप्लीट 1 घंटे का प्रोग्राम एज अ मतलब एक बतौर ऑडिशन था वो मैंने रिकॉर्ड करा दिया, शुरू से लेकर आखिर तक 1 घंटा कंप्लीट वो। अच्छा, मैं चला कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई जवाब तो यही आएगा कि वो देखते जी, आप इंतज़ार करें और जैसे आएगा आपका नंबर बुला लेंगे। अच्छा, कुदरत का करना देखें कि अल्लाह ने जो काम करना वो होना है। वो मेरा प्रोग्राम, मैं घर चला गया, रात को सो रहा हूँ मैं, और रात को 12 बजे, 12 बजे रात को वो प्रोग्राम ऑन एयर चला गया मेरा। अच्छा, आपको ऑडिशन वो मेरा ऑडिशन मतलब वो कुदरती जवाब उनको पसंद आया, तो उन्होंने वो कंप्लीट प्रोग्राम 12 बजे ऑन एयर भी कर दिया। और मैं घर में सो रहा, घर में फिर वो दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए, जो FM 9 आया था, सब सुन रहे थे उसको कि मेरा नाम अजमल शोभी है। वो कहेंगे शोभी ने ज्वाइन कर ली, कहने नहीं, वो तो ऑडिशन दे गया है, कह रहे नहीं, रात को उसका प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चला उसको, ये वो उसने ज्वाइन कर लिया वो। तो बहरहाल वो सुबह को, तो मेरे ख्याल कोई सुबह का टाइम 7, 7:30 का टाइम ऐसा होगा, तो फ़ोन FM से आया कि आप जो है वो वहाँ पर आ जाएँ, FM पर आ जाएँ। अम्मी को फ़ोन आया कि भाई उनको भेज दें। फिर अम्मी ने मुझे उठाया, तो मैंने बात की, कहने लगे आप वहाँ पर आप आ जाएँ और आप सुबह 8 बजे वहाँ पहुँचना है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको, और टाइम का ख्याल रखिएगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम से लाइव प्रोग्राम मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा आप 8 बजे जो है वो FM के दफ्तर आ जाएं। तो मैं सुबह 8 बजे से पहले पहुंच गया। मुझे एक आदत हमेशा से रही कि मैं टाइम का पंक्चुअल बचपन से रहा हूँ मैं, तो मैं वक्त से पहले पहुँच गया वहाँ पर। बैठे आसिफ गजाली साहब, ये वो कोई था ही नहीं वहाँ पर, सन्नाटा पड़ा हुआ। 9 बजने में कुछ 5 मिनट रह गए होंगे या 2 मिनट होंगे ऐसे, तो सभी तमाम लोग आए। तो आसिफ गजाली साहब आए, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर 8 बजे बुलाया था मुझे, आप खुद 9 बजे आ रहे हैं सर, तो ये क्या पंक्चुअल होगा यहाँ पर, ये रेडियो क्या चलेगा सर? कहने अच्छा आप इधर है मेरे साथ। अच्छा, तो मैं उनके साथ ऑफिस में गया,
कहने की ज़्यादा बहस बात नहीं कीजिएगा, आप इस वक्त 9 बजे ऑन जा रहे हैं, टाइम नहीं है, फ़ौरन स्टूडियो जाएं। अच्छा, ओके। यकीन करें कि मेरी अच्छा, ये देखें, ये प्रेशर जो है ये कितना होगा कि आपके पास 5 मिनट हैं, पहला आपने प्रोग्राम करना है। मुझे जब 5 मिनट भी नहीं थे, 5 मिनट भी थे, मुझे एक ब्रेक लेना है, और जब हम जिस तरह इन पे प्रेशर था, इस वक्त मुझ पे प्रेशर है कि ब्रेक लेना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इनकी और कहानी भी जानेंगे कि किस किस तरह जो है वो यहाँ तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप एक रेडियो का प्रोग्राम एज अ ब्रॉडकास्टर आप उस सीट पर जाके बैठते हैं, वो माइक आपके सामने आता है, तो उससे पहले कौन सी प्रेपरेशन है जो एक ब्रॉडकास्टर अपने प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए करता है, वो कौन सी टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ये जानेंगे हम, लेकिन इस ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, और आवाज़ की दुनिया के साथ ही अजमल शोभी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन बहुत सारे लोगों ने इनको सुना होगा, इनके फॉलोअर होंगे, इनके प्रोग्राम को फॉलो करते होंगे, तो आप ज़रूर आइए, कॉल कीजिए, नंबर है 0213222270। आप अपनी मोहब्बत का इजहार इनसे कर सकते हैं। इनका प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ये आप इनको बता सकते हैं। ये तो आपने बताया कि 5 मिनट पहले आपको ये कहा गया कि सर जी ऑन एयर जाना है आपको। अब हम लोग तो नॉर्मल माशाल्लाह से डेली प्रोग्राम कर रहे होते हैं, लाइव शो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, जब ये स्टूडियो है, जब इसमें अंदर एंटर होती हूँ ना, तो दिल ऐसा धड़क रहा होता है। और जो अल्लाह को याद करना है, जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, और उसके बाद जब तक ऑन एयर नहीं जाते तो एक खौफ होता है, हर बार वैसा ही खौफ होता है। सो उस टाइम तो फर्स्ट टाइम आपको सोलो सीट दी जा रही थी, दुनिया आपको सुन रही थी, लोगों की नज़रें आप पे थी, पहली थॉट क्या आई कि मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि कोई प्रेपरेशन भी नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी, बस मैं गया उधर से, इंजीनियर मेरे साथ वही था जिसने ऑडिशन मेरा लिया था, वो रिकॉर्ड किया था, इत्तेफाक से वही था। तो उसने बस अंदर घुसते मुझे फ़ौरन बहुत पहले मुबारकबाद दी, कहने लगे शोभा साहब देखें मैं आपको क्या कह रहा था कि अल्लाह आपसे कुछ करवा रहा, कर दें, रिकॉर्ड कर दें, आपने नहीं करते तो आज ये ना होता शायद। कह रहे बस, और कह रहे आप पहले आदमी थे जिसके लिए पूरी टीम उठ कर आ गई थी, और इतने सारे ऑडिशन उसमें कोई भी नहीं आया। कह रहा कुदरती बात है वो, देखें आज आप यहाँ आ गए ना, तो चलें बिस्मिल्लाह करें। मैंने कहा यार मैं बोलूँ क्या अभी, तो ये तो अचानक तो मुझे बता दी, मुझे तो कहा था मीटिंग है। कह रहे सारे काम अचानक तो हैं, आप लाइव शो करने आए यार, बस कॉन्फिडेंट हो कि शुरू हो जाए, आपको मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। तो बहरहाल मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ऑन एयर में शुरू हुआ। अच्छा। कुछ गाने स्लो टाइप के सुबह के हिसाब से म्यूज़िक ये वो करके सिलेक्ट करके बताता रहा, वो चलते रहे, बात करता रहा। अच्छा, बात करते करते आप यकीन करें, मेरे जब शुरू में मैंने किया, बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, ये बताते हुए कि आज पहली बार मैं आपके साथ हूँ, मैं कैसे पहुँचा हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड कि समझ में नहीं बोलूँ क्या, कभी बोल कुछ रहा हूँ मैं, गाना कुछ लगा हुआ बोल कुछ रहा हूँ। अच्छा, सब लाइव शो की खूबसूरती ये नहीं है कि आप जो हकीकतन आपके साथ बीत रहा होता है ना, वो आप शेयर करने की उस वक्त पोजीशन में होते हैं, और जब आप वो शेयर करते हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं एक आम आदमी से। उसको लगता है यार मैं भी तो ऐसा ही हूँ, मैं भी तो अक्सर ऑफिस जाते हुए लेट हो जाता हूँ, मुझ पर एकदम से बॉस कोई ऑर्डर दे दे तो प्रेशर आ जाता है और मुझे ठंडे पसीने आने लग जाते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं लाइव शो में, तो सामने वाला आपसे रिलेट कर जाता है, तो वो खूबसूरती आपको मिली उस वक्त। मैं आज तक मतलब मेरा प्रोग्राम उसके बाद से लेकर आज तक, मतलब आज 95 से लेकर 95 से आज तक तकरीबन अब मार्च में 21 साल हो जाएंगे FM 100 पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान का पहला रेडियो है, और उसको 21 साल हो जाएंगे 23 मार्च को, और उसके साथ कुछ दिनों बाद मुझे भी 21 साल हो जाएंगे उसको ज्वाइन किए हुए। मतलब FM को छोड़कर मैं आज तक कहीं गया नहीं हूँ मैं। इतने सारे चैनल्स आ गए मगर FM को छोड़ के कहीं नहीं गया, क्योंकि एक पहचान बनी मेरी। उस दिन तो चले आपको एक रैंडम कह दिया गया कि प्रोग्राम करना था, लेकिन अब जैसे हम लोग अगर प्रोग्राम करते हैं तो पहले टॉपिक डिसाइड होता है, उसके लिए रिसर्च होती है, तमाम चीज़ें हैं, और एक टीम वर्क के बाद एक प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है और लोगों के लिए पेश किया जाता है। रेडियो पे जो लोग करते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, आप लोग कैसे प्रेपरेशन करते हैं कि लोगों को जो है वो मजबूर किया जाए कि वो या हेडफोन्स लगा के रखें या आपको सुने, क्या प्रेपरेशन होती है? असल में उसमें पता सना सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो आपका टेम्पो और आपका लबो लहजा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब कुछ लाजिमी बात है, मुताला के साथ साथ फिर आपके मुशाहिदात, आप दिन भर जो घूम रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, क्या आप देख रहे हैं, क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या चीज़ आप जहन में आपने जो है वो ऑब्जर्व की है कि ये चीज़ मुझे लोगों को बतानी चाहिए, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो मैंने देखी है, या मेरे से 4 लोग हो गए मगर ये बाकी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़रूरी है, मुताला बहुत ज़रूरी है। फिर जो टॉपिक आप रख रहे हैं, अगर आप टॉपिक अपने प्रोग्राम में कोई रख रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने गुफ्तगू शुरू कहाँ की थी, इसका इख्तिताम कहाँ होगा, या दरमियान में कहीं आपने ब्रेक ली है,
गाना लगा या किसी को और बात कर रहे हैं तो ये बताओ कि मैंने अपने जुमले को खत्म क्या किया था। हाँ, वो मतलब ये आपकी रिकॉल वाली कंडीशन लिंक जरूर करना। और आप ये देखें, हम अक्सर बोलते हैं उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं कि उनके बहुत जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, लेकिन वो लोग जिनको किसी भी हैसियत में कुर्सी मिली हुई है, चाहे वो आपकी ब्रॉडकास्टर की कुर्सी हो या मेरे ये एंकरिंग की सीट हो, इसकी अपनी एक जिम्मेदारी है। और रब की तरफ से हमें एक मौका दिया गया है कि हम अपने माशरे में अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डिलीवर कर सकें। तो ये भी खासा होता है, शायद मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे, बेहतर बोलने वाले मौजूद होंगे, लेकिन अगर अल्लाह हम पर करम करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने माशरे में मस्बत किरदार अदा करें। लेकिन अजमल शोभी साहब, बड़ी ही मैं इस वक्त तकलीफ दे इस वक्त सिचुएशन में आपसे ये कहूँगी कि आज अगर हम रेडियो सुनते हैं तो एक अजीब सी हमें कुछ शोर सा सुनाई देता है, कुछ रेडियो ऐसे बेहंगम शोर है और वो आपके कानों को, ठीक है म्यूज़िक कभी आपका लाउड सुनने को, मैं म्यूज़िक की बात नहीं कर, म्यूज़िक के मुख्तलिफ जॉनराज हैं, आपको जो पसंद है आप वो सुन सकते हैं, लेकिन जो एक ब्रॉडकास्टर है उसका अपना एक अंदाज़, वो क्या बात कर रहा है, वो कितनी स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, हम जो बात अपने घर में नहीं कर सकते वो हम रेडियो पे जाके लोगों के सामने कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये हमने कदरें खो दी आज रेडियो पर। यही मैंने आपसे मतलब क्या कहा पहले कि मैं अपने आप को आरजी नहीं कहता, और मैं हमेशा जब भी कहीं बैठता हूँ किसी शो में, कहीं भी चाहे स्टेज पर हूँ या टीवी पर या कहीं भी रेडियो, मैं ये कहता हूँ मैं ब्रॉडकास्टर हूँ। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ब्रॉडकास्टिंग लैंग्वेज को लेकर चलता हूँ। ब्रॉडकास्टर रेडियो ने हमें जो सिखाया, रेडियो ने हमें सिखाया कि अपने माशरे को बेहतर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि वही में भी लोग सुन रहे हैं, मेरी बहन भी सुन रही है, मेरी बीवी भी सुन रही है, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं और मेरी वालदा भी सुन रही हैं। तो मुझे अपने लफ्ज़ों को एक तरतीब से लेकर चलना है ताकि वो बात जो मैं वहाँ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बचपन में हमारे घर वाले हमें कहते थे कोई जुमला कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया तो कहते थे, रेडियो में जब आता था कहते देखो ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, देखो ये इस तरह बोला जाता है, ये इस तरह अपना तलफ़ुज़ कर लो, इस तरह अपनी अदायगी करो, देखो इसका ये मतलब होता है, इसका ये। आज का रेडियो सुनकर आप कह सकते हैं अपने बच्चों को या अपने घर में किसी छोटों को कि ऐसे बोलते हैं, वो उसको सुनकर कहेंगे इसको बंद ही कर दो, ऐसा ना ही बोलो तो अच्छा है। तो हाँ, आपको कभी कभी वो चीज़ें बदतमीजी भी लग रही होती है कि ये, और स्पेशली जो आपका कॉलर है ना अजमल शोभी साहब, वो आपकी सांस की हैसियत रख रहा होता है, वो आपको जिंदा रखता है उस प्रोफेशन के अंदर। और जब मैंने ऐसे एंकर देखे हैं जिनको आप आरजेस कह रहे हैं कि जब उनके कॉलर आते हैं, कॉलर बात करता है, मेहनत करता है, पैसा लगाता है, टाइम देता है, कॉल मिलाता है, और उसके बाद वो उसको इतना इंसल्ट कर रहे होते हैं कि तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम ये क्या करें, मतलब व्हाट इज दिस, वो नहीं होगा तो आप नहीं हैं। आप यकीन करें, मेरा अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं ऐसे ऑनर बैठा हूँ मैं, और कोई मेरी इस जुमले को अगर गलत कहे तो बिल्कुल वो कॉल मिला के मुझे कह सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइव वहाँ भी लाइव है, ये भी लाइव है। तो मैं हमेशा अपने कॉलर्स को अहमियत देता हूँ, इसलिए कि वो, मैंने उनको कहता हूँ कि देखें, जब तक अगर टीवी का अदाकार या फिल्म का अदाकार है, जब तक उसको देखने वाला नहीं है तो वो कोई अदाकार नहीं है। अमिताभ की वैल्यू क्यों है कि अमिताभ को देखने वाले बहुत हैं, उसको पसंद किया तो इसलिए अमिताभ बन गया, वरना अमिताभ एक आम की तरह था, बिल्कुल आम आदमी की जिसको कोई स्टूडियो में घुसने नहीं देता था। मतलब मैं भी एक आम आदमी था पहले, मगर लोगों ने आपको सुना और मुझे सुना, लोगों ने मुझे अहमियत दी ना, मुझे उन्होंने अपना टाइम मुझ पर इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना पैसा अपना वक्त मुझ पर इन्वेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टमेंट मुझ पर है, तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी इन्वेस्टमेंट से पहुँचा हूँ, मैं ऐसे तो नहीं पहुँचा मैं। फिर ये कि मैं, मेरे पास मुझे जब कोई कॉल करता है तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स, रात को मेरा जब प्रोग्राम होता है तो सिक्योरिटी वाले बहुत, मतलब जो बेचारे कहीं ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो मुझे मिलाते हैं। आपको लेट नाइट स्लॉट है आपके पास? लेट नाइट शो का मैं फाउंडर हूँ, लेट नाइट शो का गजल का जो प्रोग्राम है, वो FM इंडस्ट्री में फाउंडर, उसका मैं उसका भी फाउंडर हूँ मैं। वैसे रात का जो टाइम होता है, पूरा दिन आप चाहे आप एक कुर्सी पर बैठकर नौकरी करते हो या आप सड़क पर मजदूरी करते हो, लेकिन रात के टाइम आपका दिल करता है कि आपको कोई अच्छी सी भली आवाज़ आपके कानों में जाए, जो अच्छी बात करे, जो सुकून दे, अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा म्यूजिक हो, मतलब एक स्लो म्यूजिक हो, हाँ, जो सूदिंग इफेक्ट हो। एक कॉलर है हमारे साथ, कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी। जी मिसेस सूफी, आप कैसी हैं? बिल्कुल बेटा, अपने पाक रब का शुक्र है, और अभी आपका शो देख रही थी जी। तो बेटा सबसे पहले तो इनको अजमल शोभी साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा एक बात करूंगी कि एक पिछले दिनों बात हो रही थी कि हमारे पास जो बलोचिस्तान है उसमें आधे बलोचिस्तान में बिजली नहीं है जी। तो बेटा सना बात ये है कि आपके शो की आवाज जहाँ पर नहीं पहुँचती वहाँ पर FM पहुँचता है जी। और जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं
इनको मुतासिर करना, इनको शऊर देना और इनको मस्बत अंदाज में इनकी सोच को बदलना, ये एफएम काम करता है, कर सकता है और किया भी है। जी बेशक। और बेटा अच्छा लीडर वो होता है या एंकर पर्सन वो होता है जो मासूस के पीछे नहीं चलता बल्कि मासूस को एक नई डायरेक्शन देता है। बड़े अफसोस के साथ जैसे अभी आप बात कर रही थी, हमने भी बहुत अरसा एफएम सुना। स्कूल छोड़ने जाते हैं बच्चों को तो बहुत से लोग ट्यून इन कर लेते हैं, और अजमल शोभी साहब की तो माशाल्लाह अगर गुफ्तगू सुने और इनके कॉलर्स भी बड़े तहजीब के दायरे में बैठ के और बड़ी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव बातें होती हैं। लेकिन कुछ जो हमारे यंगस्टर्स हैं जैसे अभी बात करी थी, वो इतनी बदतमीजी करते हैं और इसी चीज को वो अपनी कामयाबी की जमानत समझते हैं कि जितना जिसको जलील करोगे उतना तुम्हारी रेटिंग बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा इनसे एक ये सवाल है, आपने देखा कि हमारे पास ज़रबे अज़्ब भी चल रहा है, पता है वो किस चीज का नतीजा है कि उन्होंने एफएम के जरिए लोगों के ब्रेन को वॉश करके नेगेटिव मनफी अंदाज की तरफ लगाकर और मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ ले गए। इस चीज को काउंटर एक्ट करने के लिए एफएम अपना काम कर सकता है और ये माइंड साइंसेज कहलाता है, मीडिया साइंसेज कहलाता है। इसमें एजुकेशन होना बहुत जरूरी होती है। ये बिल्कुल दुरुस्त है बेटा कि आप इनबॉर्न टैलेंट के साथ एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली इसमें ग्रूम किया जाए, आपको स्किल्स दिए जाएं, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ठीक है, इस हवाले से हम बात करते हैं अजमल शोभी साहब से। बहुत शुक्रिया मिसेस सूफी, थैंक यू सो मच। बहुत खास और बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं और मैं भी उसी नुक्ते पर बात करना चाह रही थी कि आप कोई किसी को भी बिठा देंगे, ऐसी बात तो कोई भी कर सकता है। अब ये रब की इंसानी फितरत है कि वो बात कर सकता है, लेकिन आपने आपका लाइन क्या होनी चाहिए, आपकी आप तरबियत क्या कर रहे हैं, ये बड़ी ख़ास है जो हम खोते जा रहे हैं। शोभी साहब, हमें तो ये बड़ी दौड़े होती हैं हमारी मीडिया में कि रेटिंग है और रेटिंग को पाने के लिए दुनिया ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ हो रहा है। मैं जिस इदारे पे बैठी हूँ, हम लोगों की कोशिश ये होती है कि रेटिंग जो है वो एक तरफ, लेकिन हम अपने स्क्रीन के ज़रिए अपने लोगों तक क्या पहुँचा रहे हैं, हमारा मुआशरा हमसे क्या सीख रहा है, उसमें अगर हम कोई मस्बत किरदार अदा कर दें तो शायद वही हमारी कामयाबी होगी। और मैं इस पर बड़ा फ़ख्र करती हूँ कि मेरा चैनल इस मामले में हमें हमेशा सपोर्ट करता है। रेडियो पर क्या आप लोगों की जंग होती है कि ये ब्रॉडकास्टर नंबर 1 हो गया, किस तरह नंबर हुआ, क्या? मैं आपको बताऊँ कि नंबर 1 की दौड़े तो वहाँ भी चल रही हैं, मतलब मुख्तलिफ अवार्ड और मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है ना तो वो लोग मुझे उसमें शामिल करते हैं और ना मैं शामिल होना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वो सारे अवार्ड आरजेज के लिए, और मैं अपने आप को आरजे नहीं कहता। ठीक है, मैं कहता हूँ वो आरजेज की दौड़ है, वो आरजेज ही दौड़ेंगे। वो मुझे किसी दौड़ में शामिल होने का शौक भी नहीं है और मुझे होना भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने तरीके से मुझे जो काम करना है, मैं वो एक काम अच्छा समझ के उसको कर रहा हूँ और मैं ये सोच के करता हूँ कि मैं जब इस सीट पर बैठे हूँ तो मेरे कुछ फ़राइज़ हैं, मेरा फ़र्ज़ है। मैं बहुत सारे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने उस सीट पर बैठकर म्यूज़िक में मैं प्ले करता हूँ, लोगों के लिए लोग मुझसे दुआएं भी करवाते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त यार जो प्रेस क्लब में इधर बैठे सुन रहे होते हैं, अक्सर कहते हैं यार शोभी तेरा प्रोग्राम तो ऐसा लगता है जैसे आस्थाना खुला हुआ है, तू दुआएं भी बैठ के कर रहा होता है, लोगों को पता नहीं विश भी कर रहा होता है, लोगों ये भी कर रहा होता है, वो भी कर रहा होता है। आपके लोग आपसे लिंक करते हैं, वो उनको लगता है कि हम अपनी खुशी और अपना गम शेयर कर सकते हैं और होना चाहिए। दैट इज। और अभी आप जो रेटिंग की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि आज जो हम मॉर्निंग शोज करते हैं, चलो ये तो एक दौड़ है, लड़ाई है, सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इनसे बालातर होती हैं। जिस तरह मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब मॉर्निंग का प्रोग्राम किया करते थे जिसमें तिलावत भी होती थी, बच्चों के लिए कार्टून भी हो जाता, सुबह स्कूल जाते थे तो 5-5 मिनट के वो सेगमेंट्स होते थे, लेकिन हर उम्र के जो लोग हैं उनके लिए उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर शामिल होता था। पता है 7:45 बजे स्कूल अगर लगना है तो उससे पहले ही जो है बच्चों के कार्टून चल जाएंगे ताकि स्कूल टाइम से पहले तैयार भी हो रहे हैं और कार्टून भी देख रहे हैं। तो लोगों की साइकी और मुआशरे की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो चीज़ों को प्लान किया जाता था, और आज हम प्लान करते हैं कि हम इस तरह कैसे सनसनी फैला सकते हैं और लोगों के जरिए हम रेटिंग हासिल कर सकते हैं। तो थॉट चेंज हो गई, तब्दीली आई इस वजह से? नहीं, तब्दीली तो है ना, लाज़मी बात है, तब्दीली है। हमारे रेडियो में ये तमाम चीज़ें चल रही, मगर रेडियो में वही आपने जैसे शुरू में कहा था कि रेडियो में मतलब क्या प्रिपरेशन होती क्या है, तो यही असल में ये सब कुछ अगर होने लगे तो ये सब कुछ ना हो जो हो रहा है। असल में हमारे यहाँ वही बात है कि बेहंगाम सा म्यूज़िक हम सोचते हैं बहुत चला के और धड़ धूड़ करके समझते कि मेरी लिसनर बढ़ गए बहुत, मगर वो लिसनर होते क्या है कि एक महदूद लोग हैं, वो ठीक है, एक सर्कल है वो आपको सुन रहा है। मतलब आप ये ना समझे कि पूरा कराची अगर आपको सुन रहा है तो पूरा कराची आपके साथ नहीं हो सकता, यकीनन किसी के साथ भी होगा वो, ना मुझे सुनने वाले पूरे नहीं हो सकते जो आपको सुन रहे होंगे अपने अपने मिजाज। तो मैं ये सोच के कभी भी प्रोग्राम नहीं करता
कि मेरी लिसनरशिप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। मैं सोच के करता हूँ यार मुझे सुनकर अगर एक आदमी सही हो गया तो मेरा तो काम हो गया। अच्छा, बस। क्राइटेरिया क्या है? वो लोग जो देख रहे हैं और वो ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं या रेडियो की तरफ आना चाहते हैं, तो क्या क्राइटेरिया होता है आप लोगों का? क्राइटेरिया के एक तो सबसे पहले कि आपकी जनरल नॉलेज वो स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव होनी चाहिए। वो हर शोबे पर आप बात हर करते शोबे पर आप बात, क्योंकि आप जब लाइव बैठे हुए अब कोई भी आपको कॉल कर सकता है। हाँ, अब वो क्या उसको क्या जवाब देंगे? पता चला कि जब उसने कोई सवाल कर दिया, कोई बात शुरू कर दी, तो अब आप बगले झांक रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूँ। अब एकदम ब्रेक आ गया, बीच में म्यूजिक सन्नाटा हो गया, छा गया कि क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करें, फौरन बंद किया और कॉल काट दी और आगे कुछ गाना लगा दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब आप अगर जहनी तौर पर तैयार होकर आएंगे कि मुझे ये करना है और फिर यही करना है बस, तो कामयाबी है। अच्छा, तो मगर उसके साथ साथ आप थोड़ा सा अपने आप को कहीं से, क्योंकि हमने जब शुरू किया जब कोई सिखाने वाला नहीं था। हाँ, यही मैं पूछ रही थी हम कि सीखी कैसे, होमवर्क कैसे करें? हाँ, उस सब कोई सिखाने वाला नहीं था। हम तो मतलब अपने सीनियर को सुन के, रेडियो सुन कर, हजरत शाहिद मिर्जा साहब को, तलत हुसैन साहब को, इन सबको सीनियर को सुन कर हम यहाँ तक पहुँच गए कि कैसे बोलना है, क्या करना है, और फिर बाकी इस 20-21 साल के अरसे में बोलते बोलते अपने आप को तैयार हमने कर लिया कि हम यहाँ पर हैं। अब मगर आज के अगर जो लोग आना चाहते हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ इदारे हैं, ये कुछ अपने सीनियर जो आपको नज़र आएगी ये सीनियर अच्छा है, सब उससे थोड़ा सा समझें, सीखें उससे, और उसके बाद फिर आगे आप जाएं तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। राइट। और पहले तो जब सिर्फ रेडियो पाकिस्तान था, जिस तरह इन्होंने बताया कि हालांकि ये अनाउंसर भी थे, उसके बावजूद प्रोग्राम करना इनके लिए कितना मुश्किल था कि इनको वहाँ सीट नहीं मिल सकी। लेकिन जिस तरह ये प्राइवेट दौरा शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब्स मिली हैं, लोगों को काम मिला है, इतना सख्त क्राइटेरिया नहीं रहा। लेकिन आपने फिर भी कोशिश करनी है कि आप अपने आप को इतना मजबूत बना के जाएँ कि जब आप ऑडिशन की सीट पर जाके बैठे तो कोई आपको नो ना कह सके। बस ये मैं आपको बता दूं, मतलब क्राइटेरिया इतना मजबूत नहीं है, मगर पर्ची बड़ी मजबूत है। मगर यहाँ पर पर्ची काम नहीं करेगी। हम यहाँ पर पर्ची को प्रमोट ही नहीं करेंगे। नहीं, मैं एक बात बताऊं, पर्ची प्रमोट हो भी जाए, पर्ची से कोई भी आकर यहाँ बैठ सकता है, पर्ची से आकर वो रेडियो की सीट पर बैठ सकता है, पर्ची बोलेगी नहीं। पर्ची बहुत अच्छी आपने बात पर्ची बोलेगी नहीं, पर्ची बिठा तो सकती है, पर्ची बोल नहीं सकती। तो उसके लिए तैयारी आपको खुद ही करनी है, चाहे जितनी पर्ची लगा लें, जितनी सिफारिश लगा लें, कुछ कर लें, मगर बोलना आपको खुद ही है। तो इसलिए जहनी तौर पर तैयार होकर जाएं कि अगर मैं जहनी तौर पर तैयार हूँ, मैं ऑडिशन में परफेक्ट हो सकता हूँ, तो पर्ची की जरूरत ही रखें। पर्ची के मोहताज कभी किसी के मोहताज बने ही नहीं, किसी का एहसान ही ना लें। आप खुद ट्राई करें, एक बार गलत होगा, 2 बार 3 बार, चौथी बार आप यकीनन उस सीट पर बैठे होंगे कि जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। मगर अपने आप को आप पुख्ता कर लें, कॉन्फिडेंट हो जाए कि मुझे अगर एंकर बनना है, आरजे बनना है या न्यूज़ कास्टर, जो भी बनना है आपको, कि मुझे बनना है तो यही बनना है बस। राइट, ये जरूरी है। अच्छा, ये बताएं अजमल शफी साहब, ये एक कंप्लीट प्रोफेशन है अब। सो अब माशाल्लाह से बहुत सारे लोग इससे अर्न भी कर रहे हैं, अपना घर बार भी चला रहे हैं। जो लोग इस तरफ आने का सोच रहे हैं वो ये सोच रख सकते हैं कि हम यहाँ से आके इतना अच्छा हेल्दी फौरी तौर पर वक्त लगता है। वक्त लगता है इसमें। देखिए पता बात है कि आप अगर टीवी पर भी जा रहे हैं ना, टीवी पर भी आप स्टार्ट लेते हैं तो आपको एक साथ इतने शो नहीं मिल जाएंगे, कोई हफ्ते में या 15 दिन में कोई एक शो मिलेगा कि जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे। आप फिर धीरे धीरे जब आप बूस्टअप कर रहे होंगे तो फिर आपकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ रही होगी। इस तरह रेडियो पर भी है, रेडियो पर भी फौरन आपको कुछ शो नहीं देनी, हफ्ते में एक शो मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, तो उससे आप अर्निंग नहीं कर सकते, घर नहीं चला सकते। राइट। अच्छा, ये कहते हैं कि आवाज़ का जो मैं अभी बात कर रही थी कि बड़े धोखे होते हैं ना, आप आवाज़ लोग सुन रहे होते हैं और आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं, इतनी हसीन आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़ें, और लोगों को बड़ा क्रेज़ होता है कि हम उस शख्स को देखें, क्योंकि जब आप आवाज़ सुनते हैं ना तो आप उस शख्स की एक शख्सियत अपने जहन में खाका बना लेते हैं कि वो शख्स इस तरह का होगा, ऐसा दिखता होगा, ख्वाह मर्द हो या औरत हो। और लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जो हैं वो अटैच भी हो जाते हैं। आदत इतनी ख़राब हो जाती है, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी लोगों को कि जो मुसलसल सुनते रहते हैं उनको नींद नहीं आ पाती जब तक वो रेडियो ना सुने या वो आवाज़ उनके कानों तक ना जाए। तो अगर ऐसे तजर्बे होते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा। और कुछ लोग मतलब 21 साल के अरसे में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, मैं बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अक्सर जो है जैसे आप खाके बनाते हैं ना, लोग वैसे नहीं होते आपके सामने। तो अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे जानूंगी तजर्बा आपका, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जब आपके फैंस आपसे मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन इस ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान में एक
एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अजमल शोभी साहब ब्रॉडकास्टर हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात ये कर रहे थे कि जब हम किसी का खाका बनाते हैं ना, हम अपना आइडियल बनाते हैं किसी की आवाज़ सुनने के बाद। तो अभी ब्रेक पे यही बात हो रही थी कि हम बड़ा खूबसूरती से उसको जो है उस खाके को खास ताकत है रेडियो की कि म्यूज़िक के ज़रिए जो है अपने प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया जाता है। सो आपकी अगर मैं पाकिस्तानी सॉन्ग्स के हवाले से पूछूं तो कौन सी सिलेक्शन ऐसी, कौन सा ऐसा सिंगर है, कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आप बार बार अपने प्रोग्राम में चलाते हैं, जो आपको बहुत पसंद है? मैं पाकिस्तानी सारा म्यूजिक मुझे पसंद है। पाकिस्तान की कोई खास सिंगर? मतलब खास अगर देखा जाए तो खास तो मेल में देखा जाए तो मतलब मेहदी हसन खान साहब जो हैं, गुलाम अब्बास हैं, मेहदी हसन खान साहब हैं और अहमद उश्ती हैं, जो मतलब ऐसी आवाज़ें कि जो जिनको, और आज भी रात भी मेरा प्रोग्राम था तो मैंने इन्हीं लोगों को प्ले किया और आप यकीन करें कि लोग इन्हें सुनकर कहते हैं अच्छा ये हमारे नगमे, हमारी आवाज़ें, मतलब हमारी आज की जनरेशन। बात है कि हम अगर उनको अपना कुछ बताएंगे तो उनको पता चलेगा ना, मतलब ये मेरा काम है। ये मैं अगर बैठा हूँ, मैं अगर उनको बताऊंगा नहीं कि अहमद उश्ती कौन है तो मेरे ख्याल वो उसके बाद आने वाली नस्लों को तो वैसे ही पता नहीं होगा। आज वाली को नहीं पता तो आने वाली को कैसे पता होगा, क्योंकि यही चीज़ तो आगे ट्रांसफ़र होगी। वो तो मेहदी हसन गाने उनको मैं सुनाता हूँ, मैंने कहा ये वो गाने हैं जिनको सुनकर इंडिया ने इसको डुप्लीकेट बनाया है या इसको चरवा किया हुआ है या इसकी नकल की हुई है। ये गाना देखें, ये गाना, ये गाना, ये गाना, ये तो वो सुन सुनकर लोग इतने मतलब वो हो गए कि आप कहते हैं कि हाँ कोई बात है। म्यूजिक को सुनने समझने वाले लोग, और माशाल्लाह से हमारे तो इस खत्ते में जो है वो इतने बेशुमार, हमने इतने लाजवाल जो है वो सिंगर्स पैदा किए हैं जो पड़ोसी मुल्क या बल्कि आप कहीं पर भी चले जाएं तो आपको एशिया में भी ऐसी आवाज़ें आपको कहीं नहीं मिलती जो पाकिस्तान ने माशाल्लाह पैदा की। पाकिस्तान की आवाज़ें चाहे वो कवाल हो, गजल हो, गीत हो, पॉप हो, रॉक हो। भाई नुसरत फतेह अली खान साहब हमारे यहाँ के थे कि जिनको अंग्रेजों ने भी उनके हाथों में इस्लाम कबूल किया। बेशक, मतलब फतेह अली खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब थे हमारे यहाँ के थे ना वो। बिल्कुल। मेहदी हसन हमारे यहाँ के थे जिसको लता जी ने कहा कि इनके गले में भगवान बोलता है। मतलब लता जी का अपना एक मुकाम है, मगर उसके बावजूद उन्होंने मेहदी हसन साहब के लिए कहा कि जब ये वहाँ मौजूद होते थे तो इनकी इजाज़त बगैर वो गाना नहीं गाती थी, रिकॉर्डिंग नहीं कराती थी कि खान साहब से इजाज़त लूँगी। तो ये आप देखें रिस्पेक्ट, मतलब वो इनके उसके बावजूद हम उनके पीछे रहें तो ये तो फिर एग्जैक्टली। फिर आप कवाल की बात कर लें, गीत गज़ल की बात कर लें, हर शोबे में माशाल्लाह म्यूज़िक के हर जॉनरा में हमने बेशुमार लाजवाल, अगर हम शायद उनका नाम लेना शुरू करेंगे तो शायद प्रोग्राम हमारा कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसे बेशुमार आवाज़ें हैं और ये बड़ा खासा है। ये रेडियो की एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो FM का कोई भी चैनल हो, कि वो अपने सिंगर्स को उनकी हिस्ट्री के साथ प्रमोट करें, क्योंकि हमने बदकिस्मती से अपने आर्टिस्ट जो चले भी गए उनकी बायोग्राफी भी हमारे पास पता ही किसी ने लिखी नहीं। तो ये रेडियो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है कि अपने आर्टिस्ट की हैसियत को लोगों के सामने रखे, उनको बताए कि उसने कितनी स्ट्रगल की, उनके क्रेडिट पर क्या क्या चीज़ें। और अगर आप ये काम करें तो हैट्स ऑफ टू यू, माशाल्लाह आप बड़ा बेहतरीन काम करें। अदिल साहब ये बताएं कि इसके अलावा ज़िंदगी में और क्या कुछ है रेडियो के अलावा? रेडियो के अलावा मेरी ज़िंदगी में मतलब कि एज अ जर्नलिस्ट भी काम करता हूँ मैं, मुख्तलिफ अखबारात में किया मैंने और अभी भी एक अखबार से, रोज़नामा से मुंसलिक हूँ मैं। और उसमें भी मेरी कोशिश क्या है कि अपने ही लोगों को मैं प्रमोट करता हूँ, अपने ही लोगों के इंटरव्यूज़ लगाता हूँ, अपने लोगों से बात करके अपने ही लोगों को ज़्यादा आगे बढ़ाता हूँ। ये मेरी कोशिश है। और ख़ासतौर पर उनको कि जो पुराने हैं, मतलब जैसे कि अभी कल मेरी मुलाकात हुई मौसीकार नियाज़ अहमद साहब, एक बहुत सीनियर हमारे इंडस्ट्री का नाम है, बहुत सीनियर। मतलब जब पुराने अगर जाए फिल्मों के हवाले देखा जाए या PTV के शुरू के दौर के देखा जाए, मौसीकार नियाज़ अहमद साहब की मौसीकी में बेपनाह म्यूज़िक है। तो उनसे मेरी बात हुई, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी कोशिश बहरहाल एक ज़ाती तौर पर मुझे कुछ ज़्यादा मेरी लाइकनेस तारीख को जिंदा रखने की कोशिश मेरी कोशिश, क्योंकि मैं खुद ही सोचता हूँ कि अगर मैं ही ये सब कुछ करूँगा शायद मेरे बाद कोई मेरे लिए कर लेगी। भाई जब मैं नहीं करूंगा तो फिर मेरे लिए कौन करेगा? अच्छा, मिजाजन गुस्से वाले हैं या किसी ने, क्योंकि अभी तक हमने आपकी जितनी कहानी सुनी उसमें कहीं बहुत 2-3 जगहों पर जो है आपने थोड़ी सी अकड़ दिखाई, गुस्सा दिखाया कि भाई मैं क्यों करूं, तो ये तबीयत अक्सर इंसान को जो है वो घाटे में ले जाती है। नहीं तो मेरी पता आदत क्या है, एक तो मैं जबरदस्ती कहीं हंसता नहीं हूँ। अच्छा, मुझे कोई मेहनत कर ले जब तक मैं मेरा दिल ना चाहे, में ही करना पड़ता है। मेरा दिल जब तक मेरा खुद दिल ना चाहे मैं नहीं हंसता, मुझे हंसी नहीं आती। मैं बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं जहन मेरा ये है कि मैं बहुत सोच समझ के दूर अंदेशी के साथ चल रहा होता हूँ। दूर बातें भी ऐसी करता हूँ। लेना चाहिए, सबका होता है ये। जब देखती जो बात दिल को लगती है, जो बिल्कुल एक मतलब सही बात और सिंसियरिटी से महसूस होती है कि ये बात है, तो कुदरती आपको पता है हंसी रुकनी फिर नहीं रुकती कभी। अच्छा,
ऐसे रेडियो पर भी मेरा होता है। हाँ। लोग कभी कभी कहते हैं शोक साहब पूरा प्रोग्राम निकल गया, आज आप हंसे नहीं। तो मैंने कहा कोई बात ही ऐसे हंसने वाली थी नहीं इसमें। अब गानों के साथ में क्या हंसता बैठ के, मगर गानों के साथ जब ये कि मैं गाने लगा रहा होता हूँ तो उनके साथ गुनगुना रहा होता हूँ। मेरा मूड जब अच्छा होता है तो मैं गुनगुनाता हूँ, तो लोग समझते हैं आज मूड अच्छा है शोबे साहब का। अच्छा, नहीं ये जो कहते हैं ना तबीयत में इतना ठहराव और ये इतनी पुख्तगी शख्सियत में आ जाना, ये या तो तजुर्बे से आती है या ये बेसिकली इसको अगर जो लोग बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं, ये इसका ताल्लुक इंसान की बुजुर्गी से होता है। और बुजुर्गी जो है वो उम्र रसीदा होने से नहीं आती। बुजुर्गी इंसान को 20, 22, 25 साल की उम्र में भी हासिल हो सकती है। उम्र बढ़ती है तो हम ज़ईफ़ होते हैं, लेकिन जो बुजुर्गी है ना वो आपको ज़िंदगी की और रब की जो हकीकतें हैं ना वो समझा देती है। और आपको फिर ये आप हर चीज़ पर नहीं हंसते, फिर आप हंसते में भी आपको डर लगता है। फिर आपको पता होता है कि यार ये सही जगह है जहाँ पर मैंने सही चीज़ का, सही इमोशन का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल यही ऐसा ही है। बिल्कुल यही वही बहुत खूबसूरत बात आपने की है। जो बात शायद मैं आगे करने वाला था वो आपने पहले खुद कर दी है, बुजुर्गी वाली बात। यही बिल्कुल हकीकत यही होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है, मैं जो भी बात करता हूँ, जो काम कर रहा होता हूँ, तो लोग ऑनर आके बहुत सारी बातें मुझसे कहते हैं कि शोबे साहब आप प्लीज़ ये बता दें कल ही मेरा काम होगा नहीं होगा। अच्छा, मतलब यहाँ तक लोग लेते हैं आपसे इतने मतलब आगे। अच्छा, कुदरती अल्लाह की तरफ से देखिए, हालांकि वो मैंने क्या करना है, अल्लाह की तरफ वो काम तो होना ही है ना। वो उसका वक्त, हर चीज़ का एक वक्त है, वक्त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ने जो वक्त जिसके लिख दिया वो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप बेफिक्र, इंशाल्लाह कल आप जाए, आपका काम हो जाएगा। कुदरती अल्लाह की तरफ से हो जाता है। लोग दूसरे दिन आके कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, शोबे साहब आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो आपके। अच्छा, हम माशाल्लाह से बहुत सारी आपसे बड़ी अच्छी फ्रूटफुल डिस्कशन रही आज। मुझे अपने प्रोग्राम को एंड भी करना है। जाते जाते एंड में अपने तमाम देखने वालों के लिए, जो आपके लिसनर्स हैं, जो इस वक्त आपको मेरे प्रोग्राम के ज़रिए देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं लिसनर्स को और जो आपके व्यूअर्स हैं उन सबको यही कहूँगा कि बस एक शेड है, आपका जो अपना अंदाज है उस अंदाज में। नहीं, अंदाज यही मेरा अंदाज है। जो रेडियो पर थोड़ा सा जिस तरह आपने पहले मुझे एक वो तो ऑडियो कैसेट क्या था, वो ऑडियो कैसेट क्या था। अच्छा, रेडियो पर तो मैंने रात भी अपना प्रोग्राम क्लोज किया, तो मैं जाते जाते ये कहता हूँ कि अब प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आन पहुँचा है और बस कोशिश तो यही होती है कि मैं कुछ अच्छी बातें कर लूँ, कुछ अच्छी बात समझ लूँ, कोई अच्छी बात समझा लूँ, मगर पता नहीं कौन सी बात आपको समझा सका हूँ या कौन सी बात आपकी मैं समझ सका हूँ, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और इस गुफ्तगू के दौरान बहुत सारी बातें अच्छी भी हो जाती हैं, बुरी भी हो जाती हैं। मेरी सिर्फ आपसे एक इल्तिजा है कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो ख़ास दुआओं में मेरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं। हाँ। अगर ज़िंदगी ने मैं कुछ लिखा है, अल्लाह ताला ने कुछ मोहलत मुझे दी है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट इंशाल्लाह अपने रेडियो पर या किसी चैनल पर तमाम दोस्तों के साथ। और एक शेर मैं ज़रूर कहूँगा जल्दी से हाँ। कि शोबी जुनून इश्क का सौदा भी खूब है, शोबी जुनून इश्क का सौदा भी खूब है, पाने के इश्तियाक में खोते रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया अजमल शोबी।